इस ऐतिहासिक चर्चा में स्वागत है। आज हम बिहार की उस महाकाव्य जैसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमेशा से भारतीय उपमहाद्वीप का असली ऐतिहासिक इंजन रहा है। मतलब प्राचीन साम्राज्यों के मुख्य केंद्र से लेकर इसके आज के आधुनिक राज्य बनने तक की कहानी सच में बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज की हमारी ये पूरी चर्चा खान ग्लोबल स्टडीज के सटीक और बहुत ही बारीकी से तैयार किए गए ऐतिहासिक नोट्स पर आधारित है। इन्हीं बेहतरीन और प्रामाणिक जानकारियों के जरिए हम इस पूरे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। साल 1912 ये वो साल था जब आधुनिक बिहार प्रांत का आधिकारिक तौर पर गठन हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक छाप ने, या यूं कहें कि इसकी मिट्टी ने, पिछले हजारों सालों से इस पूरे उपमहाद्वीप के भाग्य को तय किया है। इस इतिहास को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इसके उद्गम और आधुनिक पहचान से, फिर बात करेंगे शक्तिशाली मगध साम्राज्य, महान धर्मों की जन्मस्थली, स्वर्ण युग और बाद के राजवंशों की। आखिर में मध्ययुगीन काल, शेरशाह सूरी और आधुनिक बिहार के लिए हुए संघर्ष को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और आधुनिक पहचान की। आखिर नक्शे पर बिहार की खोज और इसके नाम के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल ये नाम प्राचीन शब्द विहार से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है बौद्ध मठ या भिक्षुओं के रहने की जगह। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में ऐसे मठों की बहुत बड़ी तादाद थी और इसी वजह से इस पूरे इलाके को बिहार कहा जाने लगा, जो समय के साथ साथ बदलते हुए आज का बिहार बन गया। ये नाम अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका सबसे पहला जिक्र तबकात-ए-नासिरी नाम की प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जो सीधे तौर पर इस आधुनिक राज्य को इसकी प्राचीन आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व की ओर चलते हैं, जब शक्तिशाली मगध साम्राज्य इस पूरे उपमहाद्वीप का असली इंजन बन गया था। उस समय के राजनीतिक हालात काफी अलग थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरे प्राचीन भारत में 16 महान महाजनपद यानी विशाल राज्य या गणराज्य मौजूद थे। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इन 16 में से 3 सबसे शक्तिशाली राज्य एक ही समय पर केवल इसी एक भौगोलिक क्षेत्र यानी आज के आधुनिक बिहार में स्थित थे। ये तीनों थे वज्जी, अंग और मगध। इनके बीच का जो अंतर है वो सच में कमाल का है। एक तरफ वज्जी था, जो 8 कुलों का गणराज्य था और दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र यानी लिच्छवी का घर बना, और वहीं दूसरी तरफ था मगध, जिसने अंग जैसे राज्यों को अपने अंदर मिला लिया और एक ऐसा अजेय, ना रुकने वाला साम्राज्यवादी विस्तार शुरू किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। मगध के इसी एकीकरण के बाद एक कई राजवंशों का बहुत ही तेज और भयंकर दौर शुरू हुआ। बृहद्रथ वंश से शुरुआत होकर 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश, फिर शिशुनाग और उसके बाद नंद वंश ने यहाँ राज किया, और ये पूरा सिलसिला अंततः 323 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ अपने एकदम चरम पर जा पहुंचा। अब मगध इतना शक्तिशाली सिर्फ अपनी बड़ी सेना की वजह से नहीं बना था। इसके पीछे कुछ जबरदस्त रणनीतिक नवाचार थे। जैसे राजा बिंबिसार ने पहली बार एक स्थायी सेना बनाई, फिर अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे बिल्कुल नए और घातक हथियारों का आविष्कार किया। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुकुश से लेकर सीधे कर्नाटक तक अपनी सीमाएं सुरक्षित कर लीं, और बाद में कलिंग युद्ध के भारी विनाश के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को ही बदलकर धम्म यानी शांति और सहिष्णुता की नीति अपना ली। ये वो बदलाव थे जिन्होंने पूरे इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। एक तरफ जहां सम्राट जमीनें जीत रहे थे, वहीं बिल्कुल उसी समय उसी मिट्टी पर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति भी जन्म ले रही थी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही महापुरुषों ने इंसानी दुखों से मुक्ति की तलाश की, लेकिन इनके बताए हुए रास्ते काफी अलग थे। बुद्ध ने अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचते हुए एक मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो आगे चलकर पूरे एशिया और दुनिया भर में फैल गया। इसके विपरीत जैन धर्म ने बहुत ही सख्त तपस्या और पूर्ण अहिंसा की मांग की, और मुख्य रूप से भारत के भीतर ही गहराई तक केंद्रित रहा। और ये महान विरासत सिर्फ युद्ध और धर्म तक ही सीमित नहीं रही। आगे चलकर ये क्षेत्र कला,
विज्ञान और उच्च शिक्षा का एक बेजोड़ केंद्र बन गया। 2750 से 550 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत में विज्ञान, गणित और कला के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। इसी दौरान कुमारगुप्त प्रथम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। फिर इसके कुछ समय बाद 750 ईस्वी के आसपास पाल वंश ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। ये दोनों ही विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के ऐसे ग्लोबल और आवासीय केंद्र बन गए थे जहां दुनिया भर से विद्वान आते थे। सच कहें तो उस दौर में यह क्षेत्र पूरे प्राचीन दुनिया की बौद्धिक राजधानी बन चुका था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जब हम मध्ययुगीन काल की ओर बढ़ते हैं तो अचानक हुए कुछ विनाशकारी आक्रमण और उसके बाद के आश्चर्यजनक नवाचार देखने को मिलते हैं। साल 1197-1198 ईस्वी के आसपास का वो दौर बहुत भारी पड़ा। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पर हमला किया तो नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान और प्राचीन विश्वविद्यालय बुरी तरह नष्ट कर दिए गए। ज्ञान का ये अकल्पनीय नुकसान उस शानदार प्राचीन युग के अंत का प्रतीक बन गया। हालांकि इसी के बाद दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन एक बिल्कुल नए प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत भी हुई। और इसी नए ढांचे में एक नाम बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है, शेर शाह सूरी। उनका शासनकाल भले ही काफी छोटा रहा हो, लेकिन उनकी दूरदृष्टि एकदम कमाल की थी। बंगाल से लेकर सीधे पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाना, मुसाफिरों के लिए 1700 से ज्यादा सराय या विश्राम गृह बनवाना और संदेश भेजने के लिए घोड़ों की एक सुपरफास्ट डाक प्रणाली शुरू करना, ये सब उन्हीं के काम थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 188 ग्रेन का एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया नाम दिया गया। जी हाँ, यही वो सिक्का है जो आज की हमारी करेंसी यानी रुपए का सीधा पूर्वज है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां इस क्षेत्र की असीम संपत्ति और रणनीतिक भूगोल ने यूरोपीय ताकतों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। जरा ध्यान दीजिए कि राजनीतिक हालात कितनी तेजी से बदले। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। एक दशक से भी कम समय में तस्वीर बिल्कुल पलट गई। जो सत्ता पहले स्थानीय नवाबों के हाथों में थी, वो अब फिसलकर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में चली गई। और फिर आई 1765 की इलाहाबाद की संधि। इस अकेली संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा भर में दीवानी यानी सीधे सीधे राजस्व या टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। इसी एक कागज ने मूल आज़ादी को व्यावहारिक रूप से खत्म कर दिया और उन औपनिवेशिक सीमाओं की नींव रखी जिन्हें आगे चलकर 1912 में फिर से खींचा जाना था, जहां से हमने आज की अपनी ये चर्चा शुरू की थी। तो अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र ने दुनिया के पहले गणराज्य, इस महाद्वीप के सबसे महान प्राचीन साम्राज्यों, दो वैश्विक धर्मों और यहाँ तक कि आधुनिक रुपए को कैसे जन्म दे दिया? ऐतिहासिक मील के पत्थरों का एक ही जगह पर इस तरह से मिलना सच में चौंकाने वाला है। ये सब देखकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि साम्राज्यों के इस ऐतिहासिक चौराहे की मिट्टी में अभी और कितनी अनदेखी और छिपी हुई संभावनाएं मौजूद हैं। इस पूरे ऐतिहासिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।